नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टोर का कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। आज इस कार्यक्रम में मैं गौरव कुमार पाठक आज आप सबों को बेगूसराय जिले के अभिभावक, बेगूसराय कांग्रेस के महासचिव सह प्रवक्ता सच्चिदानंद सिंह से मिलवाने जा रहा हूँ। आइए इनसे मिलते हैं और बेगूसराय विकास के संदर्भ में, बेगूसराय की राजनीति के संदर्भ में इनसे जानते हैं और इनके विचार लेते हैं। किस तरह से हमारा बेगूसराय विकास के पथ पर पुनः तीव्र गति से अग्रसर हो, इनके विचार आप तक हम पहुंचाएंगे। सर्वप्रथम पर सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। सर, आज आप कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं, प्रवक्ता हैं। जी जी। राजनीतिक जगत में सब आपको जान रहे हैं। बिल्कुल। फिर भी आम आदमी, यूँ कहे कि युवा पीढ़ी, छात्र या हमारे बेगूसराय के जो दूसरे लोग हैं वो आपको जाने, इसके लिए आप अपना परिचय हमारे स्टूडियो से दर्शकों से साझा करें। मेरा नाम सच्चिदानंद सिंह हुआ। मैं पहले प्रखंड चेरिया बरियारपुर से बिलोंग करता हूँ, विक्रमपुर मेरा घर हुआ। ऐसे हम कांग्रेस से 85 में जुड़े, ग्रेजुएशन करके आया। मेरा पढ़ाई लिखाई जो है एलएस कॉलेज में हुआ था, मुजफ्फरपुर बिहार यूनिवर्सिटी में। वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद मैं बेगूसराय आया और पहले उस समय हमारे विधायक हुआ करते थे हरिहर महतो और सांसद हुआ करती थी चंद्रभानु देवी। तो उनके चुनाव में ही हम जो है सो पूर्ण रूप से कांग्रेस का सदस्यता लिया और उनके चुनाव में ढंग से काम किया। और उसके बाद यूँ लोग हमारी पहचान बढ़ते गई, लोगों से जान पहचान होते चली गई। पहले तो स्टूडेंट लाइफ में हम बिहार यूनिवर्सिटी में थे, लेकिन यहाँ आने के बाद कांग्रेस से जुड़ा हुआ और कांग्रेस के साथ हम जुड़े, उसके सिद्धांत से हम अवगत हुए और लगा कि कांग्रेस देश को सही दिशा पर ले जा सकती है, अन्य पार्टियां नहीं। और हर कोई युवा जितने भी हमारे देश के हैं, यूँ कहे कि हमारे युवा या हम अपने करियर को लेकर चिंतित होते हैं, अलग अलग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन आपने राजनीति को चुना, राजनीति में सक्रिय हो गए, इसकी क्या वजह है? देश को जितना भी आवश्यकता है, पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है, इस पे समय अगर हो तो एक कहानी कह दूँ, नहीं तो यूँ ही चलिए कि जब तक जितना भी सुधार समाज में हुआ वो क्या कहते हैं कि जो पॉलिटिशियन ही ने किया, सहयोग उन्होंने आईएएस आईपीएस इंजीनियर डॉक्टर सबों से लिया, लेकिन सुधार तो उन्होंने ही किया। हमारी कभी इच्छा नहीं रही कि हम सर्विस सेक्टर में जाए, सर्विस करें, कभी नहीं। समाज में रहें, समाज के लोगों से जुड़ें, समाज की समस्या का समाधान करें, यही मेरी सब दिन से इच्छा रही। और इसी के तहत हमने कभी सर्विस के तरफ ध्यान नहीं दिया। सर, ये जो समाज सेवा की आपने बात की या राजनीति की बात की या देश के प्रति ये जो समर्पण की आपने बात की, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? इसकी प्रेरणा हमारे पूर्व प्रिंसिपल थे एलएस कॉलेज के, कपिल देव बाबू, जिनका मकान यहाँ मंझौल था। और वो क्या कहते हैं कि भाई ये चेयरमैन, ये क्या कहते हैं, बिहार बोर्ड के चेयरमैन भी बने थे और कुछ दिनों के लिए वाइस चांसलर के भी चार्ज में थे। इसे मैथमेटिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, मंझौल के थे, इसलिए हमारे एरिया के थे वहाँ। तो उनसे बराबर हम जाते थे, बात करते थे। तो वो क्या कहते हैं, हर वक्त कहते थे कि एक दूसरे का कोऑपरेशन करो और समाज से जुड़े हुए रहो, समाज में अच्छा नागरिक बनो, अच्छे लोगों से पहचान बनाओ, जिससे कि तुम्हारा ये लगे कि नहीं, इसका व्यक्तित्व बहुत हाई क्वालिटी का है। तो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को ही आपने चुना और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, तो इसको लेकर क्या करना चाहिए? देखिए, क्षेत्रीय पार्टी का तो कोई जनाधार नहीं है, क्षेत्रीय पार्टी का कोई ये नहीं है। जनाधार तो है, मैंने कहने का मतलब क्षेत्रीय पार्टी का कोई ये विचारधारा नहीं है। वो जब जिधर चाहती है उधर ही मुड़ जाती है। जैसे आप राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है, भाजपा भी राष्ट्रीय पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी का विचारधारा इसलिए अच्छा नहीं कि खूनी क्रांति में वो विश्वास करता है, इसलिए हमने कभी उसको लाइक नहीं किया। अगर कम्युनिस्ट का और विचारधारा सब सही है, अगर वो हिंसा का मार्ग त्याग दे तो उसका मार्ग अच्छा है, लेकिन उसमें वो विश्वास करता है लूटपाट, खून खराबा, मारपीट, तो उसमें हम विश्वास नहीं करते। भाजपा देखिए, भाजपा तो कभी लाइक ही हमने नहीं किया। जब आपका देश धर्मनिरपेक्ष देश है तो इसमें बार बार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये वो, हरिजन, दुर्जन, ये कभी नहीं चल सकता है इंडिया में।
इंडिया में गांधी जी ने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब हैं भाई भाई। इन सबों के विकास के लिए, इन सबों की जब सामूहिक वार्ता जब होगी तभी विकास कर सकता है इंडिया। और जब तक हम एक दूसरे के विरुद्ध में अपना ये नारेबाजी करते रहेंगे, पॉलिटिक्स करते रहेंगे, इंडिया विकास नहीं करेगा बल्कि विनाश की ओर चला जाएगा। सर, आपने भी बात की कि कांग्रेस पार्टी को आपने चुना, आपने सीपीआई को नहीं चुना, भाजपा को नहीं चुना, क्षेत्रीय पार्टी से लगाव नहीं रहा, सिद्धांत उनके नहीं, आपने बात की। तो क्या वजह रही कि आज राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी कांग्रेस ने सबका विरोध सहा, यूँ कहें कि यही कम्युनिस्ट पार्टी है, ये जो भी हो, लोग उनके साथ नहीं थे, लेकिन आज आप महागठबंधन करके बीजेपी के खिलाफ हैं, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ की जनता भोली भाली है, भोली भाली इस मामले में कि जो 3 क्षेत्र में मान लीजिए, जनता को देखिए, आपके बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, यहाँ की जनता बहुत ही भोली भाली है। और एक चीज़ उसमें है कि जो शिक्षा का स्तर उतना ऊंचा नहीं है जितना अन्य स्टेट में, केरल में, कर्नाटका में, आंध्रा में जो लेवल है वो इस हिंदी पट्टी में नहीं है। नतीजा क्या है कि यहाँ लोग ठग के, अंधविश्वास दिला के, जैसे आपने पूर्व में देखा हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने कहा क्या कहते हैं कि हम जो है 15 लाख रुपया हर के खाते में दिलवा देंगे। नतीजा हुआ कि लोग ने समझा कि हमारे खाते में 15 लाख ही ला रहा है, सब ठीक है, कांग्रेस का लोग या अन्य पार्टी के लोग पैसा उठा के स्विस बैंक में रखा है, काला धन। लेकिन उसका कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ा, एक पैसा भी किसी के काला धन का उजागर नहीं कर सके कि किसी का काला धन वहाँ जमा था, और इसका प्रमाण इन्होंने नोटबंदी करके देख लिया। मैं यहाँ रोकना चाहूँगा, आपको नहीं लगता कि ये सब हकीकत है कि चाहे पार्टियाँ कोई भी हो, स्विस बैंक में काला धन तो है? हमको तो नहीं लगता है। इसलिए नहीं लगता है कि अगर स्विस बैंक में काला धन था तो आपके 99.9% राशि कैसे उपलब्ध हो गई यहाँ? आपने नोटबंदी किया ना, सारे पैसे आपके बैंक में आ गए, जमा हो गए। बैंक ने भी सूची जारी की। देखिए, ये सब प्रोपगंडा इतना बड़ा है कि अदर कंट्री के लोग भी चाहते हैं कि इंडिया में इस ढंग की बात उभरते रहे, विद्रोह होते रहे, तो हमारी रोटी सिकती रहेगी। बात समझ रहे हैं आपसे? तो कांग्रेस को आखिर घटते जनाधार के कारण कांग्रेस ने कहीं ना कहीं, हाँ, कांग्रेस घटते जनाधार का कारण, मेन कारण है कि यहाँ की भोली भाली जनता जो है सो छली को नहीं पहचान पाया। नतीजा हुआ कि उसके बहकावे में आ गया कि हमको 15 लाख आ रहा है, हमको क्या कहते हैं ये सब्सिडी मिल रहा है, ये 2 करोड़ नौकरियां जुआ आ गई इसमें कि हमको 2 करोड़ नौकरी मिल रही है। और वो अब अभी आकर के उसके प्राइम मिनिस्टर, उसके फाइनेंस मिनिस्टर, उसके गृह मंत्री ये सब बोलते हैं पार्लियामेंट में, जो क्या कहते हैं, वो सब तो चुनावी जुबला था। बात समझ रहे हैं? जबकि पूर्व में कांग्रेस पार्टी जो भी नीतियां बनाती थी, जनता के आवश्यकता के अनुरूप बनाती थी। जनता को किस चीज़ की ज़रूरत है? नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने देखा कि देश में एक सुई की भी फैक्ट्री नहीं है, जबकि हमारे पास रॉ मटेरियल ढेर सारा है, इसको लूट के अंग्रेज ले जा रहे हैं। तो उन्होंने प्लानिंग बनाया और उसके तहत ही उन्होंने सेल, भेल, गेल, ये सब जितनी फैक्ट्रियाँ हैं उसको लगाया। 10 IIT कॉलेज खोले इंडिया में, जिसका विश्व मानक में अपना लेवल है। IMA कॉलेज खोले, जितना भी है इन्होंने विश्व लेवल की जो व्यवस्था थी उसके तहत इंडिया को लाने का कोशिश किया कि हम चलिए ये करते हैं, विश्व में अपना नाम हो, भारत का छवि बने। इसके लिए पंचशील का सिद्धांत दिया कि आपकी बात से मैं सहमत हूँ सर। इंदिरा गांधी हो, नेहरू जी हो, एक कुशल प्रशासक थे। बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि आज कांग्रेस में ये कुशल नेतृत्व का नहीं, नेतृत्व तो है। आज आपको बता देते हैं, 1996 से कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। उस समय हमारे ऑल इंडिया के अध्यक्ष थे सीताराम केसरी जी। उससे पहले हमारे अध्यक्ष थे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी। उसके पहले राजीव गांधी जी थे। राजीव गांधी तक तो देख रहे हैं आप, अच्छा राजकाज चला। नरसिम्हा राव जी के समय में जो है सो नेतृत्व, उनको कहा गया था
कि आप क्या कहते हैं कि जो जब प्रधानमंत्री बने तो आप अध्यक्ष पद छोड़ दीजिए, अन्य को दीजिए, जिससे कि दोनों बैलेंस रहे। नतीजा वो नहीं संभाल पाए, वो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री और अध्यक्ष दोनों रखे, नतीजा हुआ कि संगठन का भार हल्का कमज़ोर होता चला गया। आए क्या कहते हैं कि जो ये सीताराम केसरी जी, सीताराम जी केसरी ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, जो समझ में उनको नहीं आया, या हो सकता है कि किसी कारणवश वो उसमें आ गए। 97 में यहाँ पर कार्यक्रम, ये चीफ मिनिस्टर बनी राबड़ी देवी, लालू जी जेल चले गए और राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर बनी। उस समय कांग्रेस पार्टी अपोजिशन का लीडर था यहाँ बिहार में, और बिहार में हमारी सरकार, हमारे दल के नेता जगन्नाथ मिश्रा थे, उन्होंने सपोर्ट कर दिया राबड़ी जी को। नतीजा क्या हुआ कि हमारे आधार वोट जितने थे सब भाग गए, और आज भी वो कहीं न कहीं इफेक्ट डाल रहे हैं, पार्टी से भी कमजोर नजर आ रहे हैं। मेरा आधार वोट भाग गया। हमारे हरिजन के नेता हुआ करते थे जगजीवन राम जी, जगजीवन राम मरे, लंबे अरसों से आपकी पकड़ थी, मजबूत पकड़ थी, हिंदी भाषी क्षेत्र में बहुत अच्छी पकड़ थी। हम आज बरसों हो गए बिहार में। उसका कारण है अगर हम आज मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में या अन्य प्रदेश में जहाँ से कांग्रेस पार्टी अपना लड़ाई जारी रखे हुए है, अकेले लड़ रही है, तो वहाँ क्या कहते हैं कि जो हम 15 साल के बाद भी तो रिपीट किए, आए सत्ता में, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ या अन्य जगहों में आ रहे हैं। लेकिन या आपका गुजरात में सत्ता पे जाते जाते हम रुक गए, लेकिन कड़ी मशक्कत उनको भी करना पड़ा सत्ता बनाने के लिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव है। हाँ, पश्चिम बंगाल में चुनाव, हमारी स्थिति अच्छी रहेगी, हम रहेंगे चुनाव में, मुख्य धारा में रहेंगे। तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं। देखिए, ममता जी ने भी गलती किया, ममता जी कांग्रेस के थे। अब मेरे कहने का मतलब है कि आला कमान की बात आप नहीं मानेंगे तो निश्चित रूप से कमज़ोर होंगे। आपने परिश्रम किया, ठीक है, पार्टी अलग बना के सत्ता में चली आई, ठीक है, लेकिन आगे आप कितना दिन तक बने रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। और जब आप नेशनल पार्टी से जुड़े हुए थे तो उस वक्त निश्चित रूप से आप वहाँ सत्ता चलाते, आपके सारे विघ्न बाधा को दिल्ली से लोग हरते रहता। असल में बिहार के संदर्भ में आपसे जानना चाहूँगा कि जो बिहार के विधानसभा चुनावी परिणाम आए, आज कयास लगाया जा रहा था कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और हर तरफ जो महागठबंधन के जो नेता थे इसको लेकर आश्वस्त भी थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पुनः एनडीए की सरकार बनी बिहार में। इसको लेकर जो महागठबंधन के बहुत सारे नेता जो है बयानबाजी कर रहे हैं, इस हार के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। एक कांग्रेस प्रवक्ता के नाते आप इस पर क्या कहना? ना, कभी नहीं। कांग्रेस पार्टी क्यों जिम्मेवार रहेगी? कांग्रेस पार्टी आपके साथ थी, आपको हर एक जगह, यहाँ तो कहे ना कि सब जगह हमारे मुख्य विरोध में बीजेपी की सरकार थी और उन्होंने विभिन्न स्तर पे चाहे प्रोपगंडा फैलाने में अहम भूमिका निभाया, इसके समाजवादी दल या अन्य दलों के विरोध में बीजेपी वालों ने प्रोपगंडा इस ढंग से फैलाया कि जो क्या कहते हैं कि जो पब्लिक भोली भाली थी, जो पढ़ा लिखा पब्लिक है नहीं, वो क्या कहते हैं अगेंस्ट में वोट करते चली गई। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हम कांग्रेस पार्टी के चलते क्यों लूज करेगा सरकार, ऐसा क्यों नहीं है। हम 80 सीट पे राजद चुनाव अगला बार जीती थी, इस बार वो भी 75 सीट घट गया, 5 सीट वो भी घटा। तो ये कहना हार जीत लगी हुई है, कोई दूसरी बात नहीं है। हर एक चीज़ कभी हम हारेंगे कभी जीतेंगे, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार की सीट घट गई, नीतीश कुमार आ गए 43 सीट पे, पर चीफ मिनिस्टर थे। तो ये नहीं कहा जा सकता कि हार में मेरे चलते हार हुई। मेरे सिद्धांत पे आदमी अगर नहीं होता तो हम क्या कहते हैं कि कहीं खरा नहीं टिकते। आज बुद्धिजीवी का वोट हुआ, एमएलसी का शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से हमारे बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी खड़े हैं। आज क्या कहते हैं, यहाँ से बुद्धिजीवियों ने उनको जिता के भेजा। आज बुद्धिजीवियों की वोट हुई, यहाँ के नाम पर अभी चर्चा आपने की, उनके नाम पर भी आपके कांग्रेस में 2 धाराएं बटी हुई, 2 गुट बना हुआ है। देखिए, एक तो बता देते हैं, आप स्टूडियो खोले हैं इसलिए हम यहाँ आए। अगर कोई आदमी कुछ करता है तो वो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों उसके साथ रहता है। तो जो आदमी कुछ करने को चला है, ठान लिया है कि हमको कांग्रेस को थोड़ा पुनर्जीवित करना है,
कुछ विरोधी मैंने बनेंगे। इसलिए आप मदन मोहन झा का जिक्र किया क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर बहुत बयानबाजी हुई। अच्छा बताइए कि हम क्या कहते हैं, अपने हिस्सेदारी मांगने में भी अक्षम हैं। हमने अपना हिस्सेदारी लिया कि हमको 70 सीट, वो भी मान लीजिए लिया, और आप कहिएगा कि नहीं इतना सीट आपको नहीं चाहिए, तो सब सीट क्या राजद को छोड़ देते? क्या कम्युनिस्ट को छोड़ देते? कम्युनिस्ट का क्या जनाधार था? क्या जनाधार था? आपने कम्युनिस्ट के बारे में बात की तो मैं बेगूसराय के संदर्भ में आपसे बात करूँगा, चूँकि हम बेगूसराय जिला के हैं, आप बेगूसराय जिला कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं और गृह जिला होने के नाते आपको नहीं लगता कि मात्र 7 मतलब आपको नहीं लगता कि 7 विधानसभा सीट में मात्र 1 सीट कांग्रेस को दिया गया और वहाँ से भी कांग्रेस सिटिंग MLA थी अमिता भूषण जी, वहाँ से भी सदर बेगूसराय से उनकी हार हो गई। मात्र 1 सीट जिसको लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि बछवाड़ा मटिहानी ये कांग्रेस को जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इससे कांग्रेस को तो नुकसान हुआ ही, महागठबंधन को भी नुकसान। इसमें महागठबंधन के मुख्य घटक राजद के लोगों ने पूर्व में कम्युनिस्ट से तालमेल कर लिया सीट वाइज कि हम बेगूसराय में ये 4 सीट के साथ आपसे समझौता करते हैं। तेजस्वी जी ने पूर्व में समझौता कर लिया, जो जानकारी कांग्रेस को उन्होंने नहीं दिया। बाद में जब कांग्रेस के साथ सीट का तालमेल हुआ कि हम 70 सीट पे आपसे चुनाव में तालमेल करते हैं, तो सीटिंग अरेंजमेंट हुआ। ये नहीं हुआ कि अमुक जगह से आप 70 सीट लड़ेंगे, नहीं। इसके लिए पुनः बाद में बैठक हुई जिसमें हमको सीट दिया गया, तो हम भौचक रह गए कि ये क्या हुआ। तो तेजस्वी जी का या राजद वाले का ये कहना था कि हमने कम्युनिस्ट को अलायंस में रखा है और उसका प्रस्ताव था कि ये तब ही हम अलायंस में जाएंगे जब हमको ये सीट मिलेगा। इसके तहत हमने कर लिया, जिसका नतीजा हमको भोगना पड़ा। आज बेगूसराय विधानसभा हार का भी कारण यही बना है कि जो बछवाड़ा में जो मेरा टिकट कटा मेरे दल का, आज वहाँ से पूर्व विधायक हमारे स्वर्गीय रामदेव राय जी थे, वरिष्ठ नेता हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत बढ़िया नेता थे, और उनको क्या कहते हैं कि उनके लड़का को उनके मरने के उपरांत गरीबदास का इसका भी अच्छा रोल था और इसको काट, हाँ 40,000 वोट लाया, इसको निर्दलीय इसको काट दिया, टिकट काट दिया, जिसका नतीजा हुआ उसका प्रभाव यहाँ भी पड़ा। गरीबदास के टिकट नहीं मिलने के कारण वहाँ के लोगों ने ये मैसेज फैलाया कि गरीबदास को टिकट नहीं मिला है, इसलिए प्रदेश नेतृत्व दोषी है, तो प्रदेश का जो भी कांग्रेस का कैंडिडेट खराब है उसके अगेंस्ट हम लोग भी वोट नहीं करेंगे। कुछ हाल वही उसका प्रभाव मेरा पड़ा और ढेर सारे क्षेत्र में मेरा वोट कट गया और उसका कारण, और यहाँ तो हमने मटिहानी में भी कहीं ना कहीं मटिहानी में भी इसका प्रभाव था। मटिहानी में भी अगर हम राजकुमार सिंह थे कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस वहाँ भी यही हाल हुआ कि उन्होंने 4 सीट घोषित कर दिया था, बछवाड़ा, बरौनी, बछवाड़ा, तेघड़ा और मटिहानी और बखरी। 4 सीट पहले घोषित कर दिया था कि 4 सीट हम जो है सो कम्युनिस्ट को दे चुके हैं। अब 3 सीट पर ही समझौता होगा। 3 सीट में 2 सीट ऑलरेडी राजद, 1 सीट कांग्रेस का पार्टी होते हुए भी 1 सीट पे हमने इसलिए किया कि गठबंधन, चूँकि गठबंधन में है तो गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हम चलिए यहाँ चलिए 1 सीट लॉस हुआ तो कहीं दूसरी जगह 1 सीट हम लेंगे। लेकिन इन लोगों ने उसमें भी दगाबाजी कर दिया कि जो क्या कहते हैं कि जो दुष्प्रचार के शिकार बन के ये हमारी सीट चली गई ये बेगूसराय की। नहीं तो बेगूसराय में तो जितना विकास श्रीमती अमिता भूषण ने किया पिछले 50 साल में उतना विकास कोई नहीं किया। सर बेगूसराय के विकास के अंदर मैं आपसे बात लेना चाहूँगा, बातें तो राजनीति की हुई, बेगूसराय के विकास को आप कैसे देखते हैं? पिछला जो शुरुआत के जो भी यहाँ के प्रतिनिधि हुए, वर्तमान में पिछले दशक की मैं बात करूँ तो कितना विकास हुआ बेगूसराय में? मेरे हिसाब से आज़ादी के वक्त जो विकास हुआ धरातल पे, उसके बाद किसी लीडर ने बेगूसराय की तरफ झांक के भी नहीं देखा कि बेगूसराय में और कुछ होना चाहिए। इसका उदाहरण मैं दे देता हूँ कि बेगूसराय में पेट्रोकेमिकल की स्थापना होनी थी, उसके लिए ज़मीन भी गौरा चौर में खरीदा गया, गवर्नमेंट अभी भी ज़मीन है। और क्या कहते हैं कि जो यहाँ क्या नाम है, बरौनी ब्लॉक के जस्ट बगल में 350 एकड़ ज़मीन रखा हुआ है, जिसमें शायद अभी मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है। तो ढेर सारी आपका देख लीजिए इंडस्ट्री सेक्टर है, देख रहे हैं दोनों में सारे डेट पड़े हुए हैं। आज़ादी के बाद किसी ने झांक के देखा भी नहीं कि बेगूसराय को कितना डेवलपमेंट होना चाहिए, नहीं देखा। उसके बाद हम सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में हमने अमिता भूषण को देखा कि 25 साल जो रोड 25 साल से नहीं बना हुआ था,
उस रोड को, सारे रोड को, अभी मैं गिना दूं कि बेगूसराय विधानसभा में एक भी गांव का ऐसा रोड नहीं है जिसका उन्होंने टेंडर नहीं करवाया, जिसको उन्होंने पास नहीं करवाया। हर एक रोड को, एक रोड सिर्फ उसमें छूट गया है जो नहीं करवा सकी, चूँकि वो बिहार सरकार के नाबार्ड से बनना था और नाबार्ड में बिहार सरकार को राशि नहीं थी, जिसके चलते मोहनपुर से बीरपुर एक सड़क जाती है, वो सड़क अछूता रह गया। उसके अलावा सारे सड़क, मुख्य सड़क का नाम अगर गिनाना शुरू करेंगे तो मेरे नज़र पे है। अभी हाल ही में मैंने देखा 2 दिन पहले कि आपने जिलाधिकारी के साथ बैठक की है, तो बेगूसराय के विकास के संदर्भ में क्या कुछ नया किया है? जैसे बेगूसराय के आप अभिभावक भी हैं, तो कैसे हमारा बेगूसराय के विकास के लिए सबसे पहला क्वेश्चन, अनौपचारिक वार्ता थी उस दिन हमारी उनके साथ। उसके बाद हम कल उनको हम लेटर भेजा है, उन्होंने कहा था कि सब रिटर्न में भेज दीजिए, हम उसको उस पर कार्रवाई करेंगे। तो उसमें बेगूसराय का सबसे पहला क्वेश्चन मेरा था कि हुजूर शांतिपूर्वक नागरिकों को जीने का अधिकार है और उसको आप बहाल करवा दीजिए। आज एक दिन भी ऐसा नहीं है कि मर्डर नहीं होता है, छिनते की घटना नहीं होती है, डकैती नहीं होती है। हर एक दिन ये पेशा बना लिया है, कभी इस मोहल्ला, कभी उस मोहल्ला, कभी उस मोहल्ला, कभी उस मोहल्ला, कहीं ना कहीं कोई घटना होती ही रहती है। इसलिए इस पर आप अविलंब कार्रवाई कीजिए। और आपका नगर निगम संवेदनहीन हो गया है, इसको एक्टिव कीजिए। नगर निगम एक भी कार्रवाई नहीं कर रही है। नतीजा ये है कि हम आज नगरवासी त्रस्त हैं, नगर निगम सुख चैन की नींद सो रहा है। इसको आप एक्टिव कीजिए। उन्होंने कहा कि आप रिटर्न में भेजिए, हम क्या कहते हैं इस पर कार्रवाई खुद करेंगे। एक दूसरी, हमने उनको कहा कि पिछले दिनों देखे कि आपके कार्यालय तक, आपके आवास तक में पानी लगा हुआ था। आप 500 करोड़ की राशि यहाँ खर्च की गई है, बिहार सरकार, सेंट्रल सरकार ने उपलब्ध कराया नगर निगम में 500 करोड़ की राशि, और उसका कहाँ उपयोग हुआ, उससे क्या बेनिफिट पब्लिक को मिला, ये पता नहीं है। जबकि यहाँ की पब्लिक चाह रही है कि जो पानी टाउन से निकल जाए। आपका अभी तक पानी नहीं निकला। इसका ताज़ा उदाहरण इस बरसात में आपने देखा कि आपके घर में पानी घुसा हुआ था। उन्होंने कहा कि हाँ ये तो समस्या है, उनकी इस समस्या का निदान आप देखिए। दूसरी, हमने उनसे चर्चा किया कि पूरे शहर में जाम की समस्या बनी हुई है, हर एक रोड जाम में फंसा हुआ है, जबकि हर एक 500 गज की दूरी पर दूसरा पैरेलल रोड है। आप उसकी समुचित व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन ये व्यवस्था नहीं हुई है। ये प्रशासनिक दोष है। अगर प्रशासन चाहे तो जाम से शहर को मुक्त कर सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहे कि इस पे हम कार्रवाई बहुत जल्द करने जा रहे हैं, हमने शुरू कर दिया है। ये क्या कहते हैं, रोड के इंक्रोचमेंट का जो है उसको हटाना शुरू कर दिया है, इसको हम साफ़ करवा के इसको क्लियर करवा देते हैं। ये डीएम से बातचीत हुई। उसके बाद डीएम साहब के यहाँ क्वेश्चन आया कि टाउन में, हमने विभिन्न मुद्दा पर बात किया कि टाउन में, अब देखिए अभी व्यवसायिक कोविड-19 के चलते 4 महीना 5 महीना व्यवसाय को बंद करके दुकान को बंद कर दिया। आम नागरिक त्रस्त थे। उस पीरियड का टैक्स आप किसी से मत वसूलिए। आपका नगर प्रशासन टैक्स प्लस उसका सूद वसूल रहा है। उन्होंने कहा कि कल से ये बंद हो जाएगा, वसूली नहीं होगी। दूसरा, बच्चों का फीस आपका हर एक स्कूल वसूल रहा है रीएडमिशन का, ईयरली रीएडमिशन जो होता है, हर एक बच्चे से पैसा वसूल रहा है। इसको बंद कर दीजिए। चूँकि पढ़ाई तो नहीं हो रही है, गार्जियन परेशान हो रहे हैं, इसलिए इसको बंद करवा दीजिए। उन्होंने कहा कि इसकी भी व्यवस्था हम करेंगे। दूसरी, हम नगर प्रशासन से आगाह किया, नगर प्रशासन को, कि हमारे यहाँ ढेर सारी संभावनाएँ हैं बेगूसराय टाउन में। जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना होना है, पार्क की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, आम नागरिक सुविधा का तो घोर अभाव है। इस पे हमने डीएम साहब से उस दिन चर्चा किया है। डीएम साहब ने कहा कि आप लिखित रूप से हमको भेजिए, हम देखते हैं जितना हो सकता है इस पे हम कार्रवाई करेंगे। हमने कहा कि बताइए, एक महिला को अगर मान लीजिए ये टाउन में, टाउन के अंदर कहीं भी ये सुविधा चाहिए तो कहाँ जाएगी? उन्होंने कहा नहीं, ये सोचने विषय है। हम कहा हमको ढेर सारी जगह है जिसको आम नागरिक ये क्या कहते हैं इंक्रूज करके रखे हुए है, उसको आप मुक्त करा के वहाँ बनवाइए। 4-5 जगह ऐसी है। हम सारी बातें तो की, दिनकर विश्वविद्यालय के संदर्भ में आप कह रहे हैं।
चूँकि वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ मैटर है और डीएम के लेवल की बात नहीं थी, इसलिए हम डीएम के लेवल पर नहीं उठाए। इसके लिए हमने हमारे प्रतिनिधि हैं अभी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी, और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीते हैं, तो उनसे हमारी जो मशविरा हुई है उसमें वो कहे हैं कि हम क्या कहते हैं विधान परिषद में इस क्वेश्चन को उठाएंगे, और उम्मीद आप रखिए कि इस बार हम उसको स्वीकृति दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आप आज हमारे साथ आए, अपने सुंदर विचार हम लोगों से साझा कर रहे हैं, लोगों तक आपकी बात पहुंच रही है। तो इस स्टूडियो में जहां से आप हमसे बात कर रहे हैं, यहाँ अगर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है। डॉक्टर रोशन कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस ढंग का व्यवस्था इन्होंने किया है कि आम नागरिक की समस्या इनके माध्यम से आम नागरिक को मिल जाए। ये सबसे बड़ी बात है, यही नहीं हो पाता है। हमने आगे क्या किया और हम आगे क्या करने जाएंगे, इसकी जानकारी तो कम से कम यथार्थ रूप में आम नागरिक को मिले, तो आम नागरिक सोचने को मजबूर हो जाएगा कि मेरे लिए कौन क्या कर रहा है। ये वहाँ मान लीजिए कि ढेर सारे लोग बैठते हैं, ढेर सारे लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि, अभी तो संजोग से ऐसा है कि पार्लियामेंट के मेंबर और असेंबली के मेंबर सारे बीजेपी के हैं, यहाँ संजोग से मेयर भी बीजेपी के हैं। तो इसका तो डेवलपमेंट उतना होना चाहिए, लेकिन 5 साल में मेयर साहब का 5 साल यही जनवरी में पूरा हो रहा है, फरवरी में इलेक्शन प्रस्तावित है। 5 साल में आप भी तो इस टाउन से बिलोंग करते हैं, आप बताइए इस टाउन में 5 साल में क्या अच्छा हुआ? लोगों ने इस उम्मीद के साथ दिया था कि ये क्या कहते हैं आएंगे तो टाउन का बहुत ज़्यादा विकास होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। टाउन जहाँ का तहाँ है, बल्कि अब कहिए कि पीछे हो गया। आज छिनतई की घटना इतनी बढ़ गई है, डकैती की घटना इतनी बढ़ गई है, मर्डर का घटना इतना बढ़ गया है कि नतीजा है कि आम नागरिक त्रस्त हैं इससे। ठीक है सर, फिर हमारी बातचीत आगे भी होगी। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।